बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, BBA सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड यूनिट, फर्स्ट क्वेश्चन। राइट अबाउट द वेरियस सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। सोर्सेस का मतलब क्या है? अब जैसा तुम्हारा है सोर्स ऑफ फीस, तुम्हारी कहाँ से है, कहाँ से आ रहा हो, दैट इज कॉल्ड सोर्स। आई बात समझ में? वैसे लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस आपको कहाँ से मिलेंगे, यानी बड़ा अमाउंट कहाँ से मिलेंगे फाइनेंस आपको 5 साल 10 साल का, उसके कहाँ रास्ते हैं कंपनी के लिए। पहला है शेयर्स। शेयर्स का काम से पूरा आप लोगों को समझाया मैं। तो यहाँ पे जो है ना, शेयर्स क्या रहते हैं, कंपनी को अगर जो है बिजनेस स्टार्ट करना रहा तो उन्हें अपने 10% डालती, 90% मार्केट से लेती। 90% मार्केट से लेने में क्या करती है, उन्हें 90% के शेयर्स बना के मार्केट में उतार देती। मार्केट में जिसको भी इन्वेस्ट करना है शेयर्स खरीद लेता है। कंपनी अगर अच्छा चली आगे चल के तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती। भाई बात समझ में? आप दूसरों को बेच सकते हैं, दूसरे चीज़ों को, ये चलते रहता है उसके बाद में। तो शेयर्स से क्या है, डायरेक्टली उन लोगों को क्या है, पैसे मिल जा रहे कंपनी को, क्योंकि क्या है, फाइनेंस अवेलेबल हो जा रहा है। इसमें क्या है, 2 इक्विटी शेयर्स है, टाइप्स ऑफ शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर है। इक्विटी शेयर्स में क्या रहता है बोले तो, शेयर्स ले लिए बाद में, ये 2 टाइप के शेयर्स रहते हैं। तो इक्विटी शेयर्स में शेयर्स ले लिए आप तो कंपनी के फ़ायदे नुकसान के आप जिम्मेदार रहते। कंपनी अच्छा चली, शेयर की वैल्यू बढ़ गई, 10 रुपये का शेयर 100 रुपये में होगा, फिर थोड़े दिन के बाद गिर गई, 30 रुपये में शेयर होगा, तो आपका शेयर 30 रुपये में जाता। 10 रुपये का शेयर 5 रुपये का होगा, 5 रुपये में जाता। कोई जिम्मेदारी कंपनी की नहीं रहती। प्रॉफिट ज़्यादा हुआ वो भी मिलेगा आपको, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी होती, नहीं हुआ तो नुकसान के भी आप जिम्मेदार। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या रहता है बोले तो, ना नो प्रॉफिट नो लॉस क्या रहते हैं। इनको एक पेमेंट फिक्स कर दिया इंटरेस्ट के जैसा, इंटरेस्ट के जैसा इन्वेस्टमेंट कर दिए, उसके बाद में उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में रहते हैं। प्रीफरेंस बोलते पहली अहमियत इन लोगों को मिलती है। तो इन लोगों को क्या है, एक फ़िक्स अमाउंट मिल जाता है बस। अगर कंपनी का 10 रुपये का शेयर 100 रुपये में मिल गया और इनके 2 रुपये की बात हुई तो इनको वो 2 रुपये मिलते नहीं। मगर कंपनी जब बंद होंगी या कुछ होंगी, पहले इनका पेमेंट क्लियर करना कंपनी, नुकसान हो कुछ भी हो, उनकी पहले पेमेंट क्लियर होना, दैट इज़ कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिटेनिंग अर्निंग्स, सेविंग। आप कंपनी चलते वक्त जो भी आप सेव करके रखिए या जो भी चीज़ होता है सेव करके अमाउंट रखिए, फिर उसको आप बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। वो एक ज़रिया है जहाँ से आपको फाइनेंस। तीसरा है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या है, लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास इन्वेस्ट करते हैं या बोरो करते हैं उनके पास। उनको प्रॉफिट से आपके कोई लेना देना नहीं रहता, इंटरेस्ट पे देते हैं, उसको बोलते हैं डिबेंचर्स। लोन के लोन से समझो, लॉन्ग टर्म लोन ये फाइनेंसर्स रहते हैं। उसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन्स, ये भी वही है। लॉन्ग टर्म लोन्स जैसा ये बैंक्स वगैरह से ले रहे कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स में आते हैं। 5 से 15 साल का टाइम रहता है। ठीक है भाई, ये है सोर्स है, उनसे भर ले सकते पूरा आंसर, खाली साइड नहीं याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ डिसीजन, टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स। Dividend policy decision refers to the set of decisions and guidelines implemented by a company to determine the amount and timing of dividend to be distributed to its shareholders from its profit or reserves. प्रॉफिट अच्छा आ रहा कंपनी को, शेयर वैल्यू तो बढ़ती बढ़ती, उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो लोग जो है शेयर होल्डर्स को देते हैं, उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड बोले तो शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट कंपनी शेयर होल्डर्स को दे रही। तो यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी क्या है, कब और कितना देना है वो डिसीजन लेने को बोलते हैं पॉलिसी, डिसीजन। टाइप्स ऑफ डिविडेंड, किस किस हिसाब से अलग पे करते हैं। पहला है कैश डिविडेंड। अ कॉमन मेथड फॉलोड बाय मेनी कंपनीज इन पेइंग द डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर इज कैश डिविडेंड। सीधा सीधा जितना अमाउंट आ रहा कैश उतना कंपनी उन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती। सेकेंड है स्क्रिप और बॉन्ड डिविडेंड। अ स्क्रिप डिविडेंड गारंटीज द शेयर होल्डर टू पे द डिविडेंड इन फ्यूचर ऑन स्पेसिफिक डेट। When there is insufficient funds in the company, then company will issue bonds for due amount to shareholders to pay in future.
ये क्या है बोलते हो, कंपनी के पास पैसे नहीं है समझो फिलहाल कुछ और रीज़न से, मगर उनको डिविडेंड देना ही चाहिए, तो कंपनी क्या करती, पेपर्स देती, बॉन्ड्स, इंशाल्लाह तुम्हारा जो है 2 साल के बाद में पैसे मिल जाएंगे, साल के बाद में पैसे मिल जाएंगे, पोस्ट डेटेड चेक्स के साथ, तो वो होता बॉन्ड डिविडेंड। बॉन्ड पैसे 2 साल के बाद आप नहीं दिए तो आप केस कर सकते कंपनी में, लीगल रहता, कंपनी के पेपर, कंपनी में बॉन्ड लीगल रहता, बॉन्ड पेपर पे रहता, गवर्नमेंट के जो आते ना हो, ज़मीन के पेपर कैसे आते हैं वो बॉन्ड पे रहता। प्रॉपर्टी डिविडेंड, दिस फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज नॉट फेमस इन इंडिया, इट इज़ वेरी रेयर दैट कंपनी पे डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ एसेट और इट्स प्रोडक्ट। तो पैसे देने के बजाय कंपनी किसी को फ्लैट, किसी को कुछ दे सकती है जो अपने पास नहीं है कहते फिलहाल। ये स्टॉक डिविडेंड इन टाइम्स इंसफिशिएंट, कभी आपके पास पैसे नहीं है तो आप कंपनी के प्रोडक्ट्स या स्टॉक दे सकते, यानी कर्जा फिरने वो जो देते हैं ये सामान बेच दो, चाहे पूरा पैसे रिटर्न करने रिटर्न नहीं है उसका, वो है प्रॉफिट पे कर रहे हैं हम शेयर्स का, जी करो लेकिन पैसे की देना। भरपाई करो। डिविडेंड जब डिक्लेयर करी कंपनी देना है या एग्रीमेंट करेगी है तो देना ही देना है। 1.5 लाख का एक देना है तो कुछ भी करना है, क्या भी चीज़ देना है 1.5 लाख देना है वैसे, तो नहीं साथ में दे रहे हैं लेकिन दे रहे हैं। फैक्टर डिटरमाइन द डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी किस हिसाब से अपन डिसाइड करते Stock dividend? कंपनी में, बोला ना मैं, माल अच्छा जो भी है वो दे रहा है, मैं शेयर कंपनी का सामान उड़ा के लेके चले जाओगे, मैं शेयर का स्टॉक समझा रहा हूँ। लीगल रेस्ट्रिक्शंस, बोनस शेयर्स भी आते हैं स्टॉक में, वो भी आता है तो बोनस शेयर्स भी आते हैं, एक्स्ट्रा शेयर्स दे देते हैं। कंपनी के पास 50% है, शेयर होल्डर्स के पास 50% है, हमने तो अब पे करना है, पैसे नहीं है, 10% शेयर शेयर होल्डर्स को दे देते, ले लो ये भी कंपनी के लगा समझ, जब चाहे तब बेच सकते हैं, प्रेजेंट रेट में बिकते हैं। खरीदते कौन थे, दूसरा जो इन्वेस्ट करने वाला, ज़मीन का साहब कौन खरीदते हैं, लेने जिसको वाला लेना। तो लेता नहीं तो लेता है, शेयर्स मार्केट है, सस्ते में मिला तो वही उन्हें लूँगा मैं, कल बढ़ता ना। ले लेते। चलिए पॉलिसी डिसाइड करते हैं, लीगल रेस्ट्रिक्शंस, कंपनीज एक्ट 1956 हैज सेट अप अ लीगल क्लॉज विच आर नेसेसरी एज दे फॉर्म बेसिस ऑन विच डिविडेंड पॉलिसी कैन बी फॉर्मुलेटेड, दिस रेस्ट्रिक्शन एक्सप्लेन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड मस्ट बी मेड फ्रॉम करंट प्रॉफिट एंड ऑल। तो लीगल जो भी वो जो मुल्क में रहेगा वहाँ के क़ानून के हिसाब से डिसाइड करेंगे डिविडेंड पॉलिसी, कब पे करना, कितना पे करना, क्या हिसाब से पे करना। उसके बाद है मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड्स ऑफ अर्निंग्स, आपको द अमाउंट एंड द ट्रेंड ऑफ अर्निंग आर इनिशियल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट विच इज़ कंसिडर्ड, आपको देने से पहले देखना पड़ता आप कितना कमा रहे हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा, कब प्रॉफिट हो रहा, कौन सा सीज़न है, कौन सा अन सीज़न है, उस हिसाब से डिसाइड करना कि आपको कब डिविडेंड देना है। डिज़ायर एंड टाइप ऑफ शेयर होल्डर, कौन से शेयर होल्डरों को देना है, किसको नहीं देना है। नेचर ऑफ इंडस्ट्री, द टाइप ऑफ क्वालिटीज, डिज़ायर एंड टाइप ऑफ शेयर होल्डर, अगर आपको जो है कौन से शेयर होल्डर्स को आप पे करना चाह रहे हैं, किसको नहीं, किसी को ज़्यादा पे करना चाह रहे हैं, किसी को कम शेयर होल्डर्स को, वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप डिसाइड करें। नेचर ऑफ इंडस्ट्री, द टाइप एंड क्वालिटीज ऑफ एन इंडस्ट्री टू विच द कंपनी बिलोंग्स टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन डिविडेंड, अब कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कौन से टाइप की कंपनी है, उस हिसाब से उन्होंने नेचर उनके काम के हिसाब से डिसाइड करते हो कि डिविडेंड कितना देना है या नहीं देना। ठीक है। एज ऑफ द कंपनी, नई कंपनी है, ज़रूरी नहीं है उन्हें डिविडेंड देना, सेटअप होने को टाइम लगता है उसको, तो उसकी एज के हिसाब से भी उन्हें डिसीजन ले सकते हैं। बस ये 4-5 पॉइंट हैं इसके। इसमें कितने थे डिविडेंड, सब में 2-2 क्वेश्चन, फोर्थ एक में डाल देना पूरे, अब 10 आंसर एक ही वीडियो में। हाँ। 4th यूनिट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, एक में डाल दूँ या अलग कर दूँ। राइट ब्रीफली अबाउट द वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल किसको बोलते और वर्किंग कैपिटल को कैसा मैनेज करते, कैसा डिसाइड करते। वर्किंग कैपिटल क्या होता, जो भी अपने को बिजनेस में लगे हुआ पैसा है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल रहता वर्किंग कैपिटल। एसेट्स के पैसे अलग कर लिए जितना एसेट अपने पास है, और उसमें से देने के पैसे माइनस कर दिए,
जो बचा अपना वर्किंग कैपिटल है जिससे अपना बिजनेस चल रहा है। आई बात समझ में? वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ फंड्स नेसेसरी टू कवर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंटरप्राइज। काम चलने के लिए जितना पैसा चल रहता है बिजनेस में उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। इसके लिए ना इसके अपने हटाएंगे टर्नओवर साल के एंड में कितना सेल हुआ उसको टर्नओवर। ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रेफर्स टू द स्ट्रेटजी विच मेनली फोकसेस ऑन मेंटेनिंग एडिक्वेट लेवल ऑफ करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन अ फर्म सो दैट अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल कैन बी मेंटेन। तो आप ज़्यादा खर्चे कर लेंगे तो आपका कैपिटल कम हो जाता मार्केट में। आई बात समझ में? तो एसेट्स में से लायबिलिटीज़ निकालने के बाद जो बचा वो वर्किंग कैपिटल रहता, उससे बिजनेस अपना रोज़ का रोज़ रन होता। माल मटेरियल ख़रीद रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं, वो वर्किंग कैपिटल में खेलने का रहता पूरा। ठीक है। तो उसको मैनेज करें तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ को सही मैनेज करें तो वर्किंग कैपिटल भी अपना सही रहता। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैन आल्सो बी नोन एज द करंट एसेट मैनेजमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। करंट एसेट मैनेजमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन करंट एसेट मैनेजमेंट आर मॉनिटरिंग, रेगुलेटिंग, एक्वायरिंग एंड फाइनेंसिंग अदर एसेट्स। यानी इसके अंदर पूरी तरीके से एसेट्स का अच्छा ख्याल रखना, आपको एसेट्स का वेस्टेज नहीं होना, एसेट्स का पूरा यूज़ होना। मशीन खरीदे तो पूरा यूज़ करना, उसको खाली रख रहे हैं उसको तो मतलब नहीं है आपको, उसके पैसे वसूल होना। कहीं वो साल को साल उसने डिप्रिशिएट होते जाती। गाड़ी खरीदे पूरा इस्तेमाल करना, खाली घर में रखने को तो नहीं खरीद। तो रेगुलेट करना, समझे? कंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट है इसमें पॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किस बेस पे डिसाइड होता है? एसेंस ऑफ द बिजनेस। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मेनली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस। जैसा टाइप का बिजनेस रहेगा, बास बिजनेस में क्या है, अपने को कैपिटल कम लगता, ज़्यादातर लोग माल अपने को दे देते, अपने को बेच के देने का रहता, तो वहाँ कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ती। बाज़ जगह आपको पूरा ख़रीदना पड़ता, चाइना से प्रोडक्ट मंगाएंगे, लोन पे नहीं मिलता, पूरा कैश में लेके कैपिटल ज़्यादा होना पड़ता। तो कैपिटल कहाँ से डिसाइड होगा? बिजनेस के हिसाब से। प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। इन सम इंडस्ट्री डिमांड इज सीजनल, जैसा मैं बोला, सीजनल अगर बिजनेस है तो फिर कभी कैपिटल सीजन के टाइम पे ज़्यादा होना पड़ता, अन सीजन के टाइम पे कम, ये भी उस पर डिसीजन रहता। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्यूरेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। इफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज लॉन्ग देन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इज ऑल्सो मोर। तो आपका प्रोडक्ट बहुत लंबे टाइम में तैयार होता, समझो 1 महीने में तैयार हो रहा प्रोडक्ट आपका एक सेट, तो आपको वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा होना पड़ता, हाथ पे पैसे रखना पड़ता हमेशा। नहीं अगर शॉर्ट में हो रहा, हफ्ते भर में हो जा रहा, तो हफ्ते भर में जितना रिक्वायरमेंट होना, क्योंकि फिर अगले हफ्ते का इसमें से निकल जाता अपने। नहीं तो 1 महीने का माल बिके बाद अगले महीने के पैसे आते अपने। लॉन्ग रहेगा तो ज़्यादा रहेगा, शॉर्ट रहेगा तो कम रहेगा। सीजनल फ्लक्चुएशन, ये भी हो चाहिए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सीजनल फ्लक्चुएशन। कुछ टाइम पे रॉ मटेरियल सस्ते रहते, कुछ टाइम पे महंगे रहते। आम का अगर कर रहे हैं अपन, आम सीज़न में सस्ता मिलेगा आपको, सीज़न के बाद महंगा मिलता अगर आम का जूस बना रहे हैं तो उस हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट क्या हो जाता, अन सीज़न में बढ़ जाता, सीज़न में कम हो जाता। ठीक है, बस ये 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट है राइट अबाउट कैश मैनेजमेंट टेक्निक्स। लॉक बॉक्स, कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग वगैरह दे रहा हूँ या फिर टेक्निक्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। ठीक है, फॉलोइंग आर द सम टेक्निक्स एम्प्लॉयड इन कैश मैनेजमेंट। कैश को कैसे तरीके से मैनेज करना, कंपनियां क्या टेक्निक्स यूज़ करते। इन्वेंट्री मैनेजमेंट रेफर्स टू द इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री किसको बोलेंगे? स्टोरेज, प्रोडक्ट का जो सेव करके रखते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी, सिस्टम एंड प्रोसीजर। Inventory management focuses on the development and administration of policies, system and procedures, which in turn reduces the total inventory cost, decisions and functions like customer service and etc. Inventory में क्या है? स्टोरेज बहुत बड़ी चीज़ रहती, स्टोरेज में बहुत खर्चा होता कंपनी को माल स्टोर करके रखने। तो स्टोर करे तो क्या है, किराया आ जाता, उसकी सेफ्टी मेंटेन करो, चोरियाँ नहीं होना, बहुत चीज़ें रहते, समझे, ख़राब होने का चांस रहता, ये सब चीज़ें। तो अगर आप अच्छे से इन्वेंट्री मैनेज कर सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट बच सकता है। कब कितने माल की ज़रूरत है उतने माल मंगा कर, आपको उतनी नॉलेज होना पड़ता। कई प्रॉब्लम ये होता है आपको ऑर्डर आया, माल नहीं है, इशू हो जाता।
बहुत ज़्यादा माल आगा संभालने की मुश्किल, तो वो सही डिसीजंस लिए तो कॉस्ट भी आपका सही बचता है और कैश भी सही तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट कैश कलेक्शन। दिस टेक्निक एंड प्रोसेस यूज फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स फ्रॉम कस्टमर एंड पोस्टपोनिंग द कैश डिसबर्समेंट नीड टू द कॉमर्स। सही टाइम पे सही तरीके से वसूली करना, जो भी आपके पैसे आने का है मार्केट से सही तरीके से टाइम के हिसाब से वसूली हो जाना, तो क्या है कैश सही मेंटेन करके आप रख सकते हैं। इन द फर्स्ट अप्रोच इंकरेज द कस्टमर टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट, कस्टमर टाइम पे पेमेंट कर देना। दूसरा है वाइल इन अदर अप्रोच क्विक कन्वर्जन ऑफ रिसिप्ट इनटू कैश इज सीन, इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्विक पेमेंट्स बाय कस्टमर। Prompt billing is an optional method of billing in which quick payments by the customers can be ensured. In this method, the amount of money that has to be paid by the customer and the period of payment needs to be informed accurately in advance to the customer. कस्टमर को पहले ही बोल देना। कस्टमर बोले तो कौन है, अपन जो दुकानों पे माल सप्लाई कर रहे हैं उन्हें अपना कस्टमर होगा, भाई 8 दिन में आपके पेमेंट हो जाना, 15 दिन में आपका पेमेंट। उससे क्या है आपको कैश आने वाला ये तारीख को, आप वो कैश को क्या डिसबर्स करना है डिसीजन ले सकते हैं, कैश सही मेंटेन होता है। नेक्स्ट था अर्ली कन्वर्जन ऑफ पेमेंट इनटू कैश। एज सुन एज द कस्टमर मेक द पेमेंट थ्रू चेक इट नीड्स टू बी प्रॉम्प्टली एंड कैश क्लियरली बाय द फर्म। तो ज़्यादातर कस्टमर चेक से पेमेंट करते कुछ करते, आपको पहले से तैयार रहना पड़ता। कहीं को आप किसी और को वादा करें पेमेंट का, तो उसको फिर आप दूसरे को वो करना है। द एंटायर कन्वर्जन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप: ट्रांजिट और मेलिंग टाइम। After purchasing the goods on credit terms, customer issue a check in response to the purchases which will be received by the post office. After the receipt of checks, post office have to make a note record of required some times before its issue to a firm. The time taken by the post office for issuing the check to the firm after performing certain activities is said to be the transit time or the mailing time. It is also called as postal float. ये पोस्ट ऑफिस कहीं को आया नहीं मालूम। अब इसके अंदर जो दिया उन्हें चेक्स जो है लोग पोस्ट ऑफिस को दे रहे हैं, पोस्ट ऑफिस उसको पिछले समय में था ऐसा। पोस्ट ऑफिस को जो है लोग जो है वो लोग चेक करके पूरा क्रॉस चेक करके जब वो कंपनी को जहाँ जाना है भिजा रहे हैं लोग मेल के थ्रू, ठीक है। तो वो जितना टाइम लग रहा वो उसको बोलते हैं ट्रांजिट टाइम बोलेंगे उसको। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ चेक। आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ चेक इट इज़ नॉट डायरेक्टली सेंड टू द बैंक फॉर deposition, instead remains with the firm for performing financial formalities. The time taken by a firm for processing the check before it deposited into the bank. तो चेक आने के बाद पहले वो चेक के डिटेल्स नोट होते कंपनी में, पूरे क्रॉस चेक होते, कौन भेजा, किस अकाउंट का है, क्या माल लिया था, किसके बदले में। तो जितना टाइम लग रहा वो रहेगा प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स। कलेक्शन टाइम, द टाइम टेकन बाय द बैंक फॉर कलेक्टिंग। बैंक में एक बार डाल दिए, डालने के बाद में बैंक 2 दिन लेता है, 4 दिन लेता है वो पेमेंट को उनके अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, वो है कलेक्शन टाइम। द डिसेंट्रलाइज कलेक्शन सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द फर्म विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड: कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग, लॉक बॉक्स बैंकिंग। बैंक भी 2 तरीके से उसको हैंडल करता है। पहला है कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग एक्ट एज अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम फॉर ऑफ कलेक्टिंग अकाउंट्स रिसीवेबल. It is usually employed by the large firm having their subsidiary branches located at different places. In this method, firm selects some of its branches as the collection centers for receiving the payments made by the customer. अच्छा, इसमें क्या है बोले तो बैंक जो बड़ी कंपनी है उन्होंने क्या करते हैं, अलग अलग सिटीज़ में जहाँ की सप्लाई है वहाँ के एक बैंक को चूज़ कर लेते हैं, वहाँ के कस्टमरों को बोलते हैं हमारे को नको भेजाओ चेक, हमारे वहाँ के अकाउंट में डाल दो। आई बात समझ में? तो एज एन एजेंट काम करता बैंक अपने लिए, तो वो है सेंट्रलाइज कॉन्सेंट्रेशन बैंक। तो वहाँ के एरिया में तो जल्दी प्रोसेसिंग हो जाता, यहाँ आना फिर वहाँ जाना, रिसीव होना बहुत टाइम जाता, तो डायरेक्टली वो लोग अकाउंट में डिपॉजिट कर दे सकते। नेक्स्ट है लॉक बॉक्स सिस्टम। इन द लॉक बॉक्स सिस्टम द फर्म टेक्स एन ऑफिशियल चार्ज ऑफ द लॉक बॉक्स ऑफ पोस्ट ऑफिस विच आर लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ दिस मेन कलेक्शन सेंटर। द कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप। यहाँ पे क्या है बोले तो एक पोस्ट ऑफिस में एक बॉक्स ले रख ले रहे हैं बैंक, ये कंपनी, खाली कस्टमरों का काम है वहाँ लाके चेक डाल के चले आना, उन्हें निकाल के प्रोसेस करने का सिस्टम नहीं, इन्होंने डेली जाना खोलना वहाँ से चेका निकाल के ला लेना, टाइम बच जाता है उसमें। तो ये 2 सिस्टम से क्या है टाइम बचा सकते हैं इसमें।
चलिए 5th यूनिट है, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अपना जो स्टोरेज रहेगा इन्वेंट्री, उसको किस किस्म से अपन मैनेज कर सकते हैं, उसके क्या मेथड्स यूज होते हैं। ओके, पहला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज फॉर प्रोडक्शन। It is an important decision of inventory management in which economic order quantity must be adequate as it involves the ordering and carrying also. उतना ही मंगाना जितने की ज़रूरत है, ये बहुत बड़ा डिसीजन अभी समझाया हमें। आपको रॉ मटेरियल उतना ही होना है जितना प्रोडक्शन कर रहे या जितना आपको सेल करना है। ज़्यादा मंगाए तो परेशानी, कम मंगाए तो परेशानी। दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच कैन बी एक्वायर्ड एट अ मिनिमम कॉस्ट। कम से कम रेट पे अपन ज़्यादा से ज़्यादा जितना ले लिए। द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर कंसिडर्ड वाइल इवेल्युएटिंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डरिंग कॉस्ट आर इंकर्ड बाय द फर्म एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर और परचेजिंग द मटेरियल। कितने कॉस्ट में उसको खरीद रही। कैरिंग कॉस्ट आर इंकर्ड बाय द फर्म ओनली व्हेन स्टॉक इज मेंटेन। वो खरीदने के बाद फिर उसको रखने पे जितना खर्चा कर रहे, यह है कैरिंग कॉस्ट। ये दो इन्वॉल्व रहते हैं उसका। नेक्स्ट है ABC एनालिसिस। इन दिस अ सेलेक्टिव अप्रोच इज अडॉप्टेड बाय एंड मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ABC आइटम विच आर सोल्ड 70% ऑफ द टोटल कंजप्शन बट कंट्रीब्यूट 10% ऑफ द टोटल क्वांटिटी come under A. Similarly, items which are 20% value and contributes 20% of the quantity are B. And the last is C. Items contribute 70% of total quantity, but they are of value 10%. होता क्या, बाज़ वक़्त चीज़ें बड़े हो जाते लेकिन बहुत सस्ते रहते हो, सेल कम होता, कुछ होता, तो उतने मटेरियल को स्टोर करने का प्रॉब्लम आता है। एग्जाम्पल है थर्माकोल या फिर फूसे के थैले आते थे, दिखने का सस्ता लेकिन जगह कंजप्शन, सेल अलग। उसी चीज़ के साथ में कैटेगरी में डिवाइड कर लेते उस हिसाब से। यहाँ क्या है, 70% वैल्यू है उसका पूरे स्टोरेज में, और उन्हें क्वांटिटी कितनी 10% यानी जगह ले रहा बस में, तो उन्हें अपना कैटेगरी ए में आता, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो जाता, जगह कम ले रहा, पैसे ज़्यादा ला रहा, सेल ज़्यादा हो रहा। दूसरा उसको कैटेगरी बी है, कैटेगरी बी में 20% जगह ले रहा और 20% उसमें वैल्यू है उसका, तो ये अपने को इक्वल में आता। तीसरा क्या है, 70% जगह ले रहा, 10% वैल्यू आ रहा उसका, इसको सी कैटेगरी में रखते। बेचना सुबीच है मगर उसको कैसा कब लेना, कहीं को जगह खप जाती ना, तो अपने वो मैनेज करना, ये सब डिसीजंस रहते ABC एनालिसिस। नेक्स्ट है वेड एनालिसिस। यूजुअली वेड एनालिसिस इज यूज्ड इन केस ऑफ इन्वेंटरी ऑफ स्पेयर पार्ट्स। These spare parts are classified in vital spare part. These are very important for production, so they must be stored. कौन सा स्पेयर पार्ट मिनिमम मस्ट रखना या कौन सा बाद में मंगा के दे सकते। कुछ प्रोडक्ट अपन ऑर्डर करते जाओ मिल जाते, आप ब्रेक वायर बोलो मिल जाता, एक्सीडर वायर बोलो मिल जाता, इंजन ऑयल बोलो मिल जाता, एक पर्टिकुलर बाइक का पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट बोलो नहीं बोलता, 2 दिन के बाद बोलता एग्जाम्पल। तो क्या मेंटेन करके रखना है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो जो ज़रूरी है रखना, दैट इज़ कॉल्ड वाइटल स्पेयर्स, वो रखना ही रखना, तो उसका स्टोरेज मेंटेन करना, उसकी इन्वेंट्री। एसेंशियल स्पेयर दीज आर आल्सो नेसेसरी बट ओनली मिनिमम स्टॉक इज टू बी मेंटेन। ये भी एसेंशियल भी ज़रूरी में है मगर उसका थोड़ा स्टॉक रखते हैं, ख़त्म होते फिर मंगाते उसको, तो अपने पैसे जैम नहीं होते। डिज़ायरेबल स्पेयर, जो मैं बोला थर्ड कैटेगरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन। उन्हें आता, ऑर्डर देता, ख्वाहिशमंद आओ भाई 2 दिन के बाद आके ले गया, तो ये मंगा के। नेक्स्ट है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, आज ही पढ़ाया था मैं। इसमें क्या रहता है बोले तो अक्सर अमेज़ॉन है, सपोज़ मैं अमेज़ॉन से फ़ैन ऑर्डर कर रहा हूँ, ये फ़ैन उन्हें नहीं रख रहा बना के, उन्हें स्टोरेज मेंटेनेंस नहीं करता हूँ। जैसा मैं फ़ैन का ऑर्डर करा, वो मैसेज मेरे अलावा ये फ़ैन के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह है। फ़ैन एक के पास है, प्लास्टिक बॉडी एक के पास है, स्विचेस एक के पास है, वायर एक के पास है। जैसा मेरे को ऑर्डर आते ये चारों के पास भी मैसेज चले आता, उसी टाइम पे क्या करते हैं ना, वो सारे पार्ट्स मेरे को डिलीवर कर देते, मैं असेंबल करके भेज देता हूँ, स्टोरेज लग रही इसने में। दैट इज़ कॉल्ड जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल।
आई बात समझ में? जब का जब आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं। ओके, नेक्स्ट है लीड टाइम। फर्म मस्ट आइडेंटिफाई द लीड टाइम इन ऑर्डर टू मेंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। लीड टाइम इज द टाइम द पीरियड बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड इट्स फुलफिलमेंट। जैसा मैं बोला, ऑर्डर जब आ रहा और आप डिलीवरी जब आपके पास से निकल रही, वो कितना टाइम, उस हिसाब से आप मेंटेन करें। आई बात समझ में? ऑर्डर जब आ रहा और डिलीवरी जारी, 4 दिन का टाइम है समझो, तो 4 दिन का आपका इन्वेंट्री पीरियड हो रहा है। उस हिसाब से आप मैनेज करना कि आपको प्रोडक्शन कब मंगा के कब रखना है मटेरियल। नेक्स्ट है HML एनालिसिस, हाई मीडियम लो। इन ऑर्डर टू मेंटेन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री इट इज क्लासिफाइड इनटू, इट इंडिकेट्स हाई मीडियम लो वैल्यूड आइटम्स डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। महंगे आइटम आप कम रखना, पैसा ज़्यादा जाम हो जाता। आई बात समझ में? अक्सर किराने की दुकान वालों को देखते हैं या फिर दवाओं के मेडिकल वालों को देखते हैं, महंगे आइटम्स नहीं रखते हैं। जनरल भरे हुए मिलेंगे आपको सस्ते, महंगा आइटम एक बेचते फिर एक मंगा के देते। सही है ना? मंगा के रखते रिप्लेसमेंट, 1 या 2 रखते। तो वैसे ही हाई मीडियम लो के हिसाब से आप कैपेसिटी को स्टोर करके रखना। बस है ना? बस लास्ट आंसर इसमें ये भी इन्वेंट्री का है, लास्ट आंसर है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री एंड मैनेजमेंट इन्वेंट्री? वही जिसमें डाल दे सकते हैं। स्टेट द रीजन होल्डिंग द इन्वेंट्री एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, या फिर इसको मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री के नाम से दे रहा क्वेश्चन। इन्वेंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ करंट एसेट्स। इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी फर्म टू मेंटेन सम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। हर कंपनी को इन्वेंट्री कैसा भी मेंटेन करके रखना ही पड़ता। फर्म्स विच इग्नोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट फेस डिफिकल्टी इन लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी। आप मेंटेन नहीं करेंगे, जब का जब आपको मंगा के बेचना पड़ेगा तो आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत हो जाता है। समझ में? आप इन्वेंट्री बोल तो होलसेल में मंगा सकते, जब का जब बोल तो थोड़ा मंगाए बेचिए, तो आपको प्रॉफिट उसके अंदर नहीं, लॉन्ग टर्म में बिजनेस नहीं चलता। इन्वेंट्रीज एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। इन्वेंट्रीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज, अलग अलग टाइप के इन्वेंट्रीज अपन स्टोरेज क्या क्या टाइप से रख सकते हैं। पहला है रॉ मटेरियल रख ले सकते सीधा। इट इज़ एसेंशियल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ फाइनल प्रोडक्ट। तो आप रॉ मटेरियल फॉर्म में इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल रहेगा तो प्रोडक्ट कभी भी तैयार करके आप डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद में है जैसा कि होटलों में रहता हूँ, चावल वाली उसको मंगा के रख लेते हो ना, जब कस्टमर आया बनाए डिलीवर करें, उसको रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्रीज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज टर्म एज अ सेमी फिनिश। बाज़ जगह प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हो रहा तो ना सेमी प्रोडक्शन करके रख देते उसको। आई बात समझ में? जैसा नूडल्स वाले, नूडल्स बनाए करके तैयारी करके रख दे, आप आते डालते हिलाता देता हूँ, तो दैट इज़ सेमी फिनिश, वर्क इन प्रोग्रेस। तीसरा फिनिश गुड्स, आप रेडी करके रख लो। कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि आपको लॉन्ग टर्म लेते हैं, लंबा टाइम लेते हैं बनने, जब का जब नहीं बना सकते, तो उसके लिए फिनिश गुड्स ही मेंटेन करना पड़ता है। मेडिसिन से ऑर्डर आया तो जब का जब बना के नहीं देते, आपको रेडी रखना पड़ता, आते डिलीवरी देना पड़ता। कार है, ठीक है। फिनिश गुड्स आर द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इन्वेंट्री मैनेजमेंट रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिश पॉलिसी सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, इसका अंदर रीज़न फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री। एवरी बिजनेस इंटरप्राइज नीड टू मेंटेन अ सर्टेन, कई क्या से इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना पड़ता। सबसे पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव। दिस मोटिव फोकसेस ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, इट इंश्योर्स कंटिन्यूस प्रोडक्शन एंड सेल्स। आपका इन्वेंट्री रहेंगी तो आपका बिजनेस रुकता नहीं, कभी भी कंटिन्यूस आपका सेल चलते रहता, प्रोडक्शन रहता, इधर से माइनस होती इन्वेंट्री, इधर से प्लस होते रहे, तो बिजनेस क्या है आपका कंटिन्यूएशन फॉर्म में रहता। प्रिकॉशनरी मोटिव, अचानक से आपको डिमांड ज़्यादा आ गया तो आपके पास इन्वेंट्री रहे तो आप मीट कर सकते हैं उसको। स्पेकुलेटिव मोटिव, इट डिटरमाइन द डिसीजन रिलेटेड टू इंक्रीज और डिक्रीज। फ्यूचर का अंदाज़ा लगा रहे, सर्दियाँ आ रहे, प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने वाला है, आप इन्वेंट्री स्टोर करके रखे तो मेंटेन कर सकते हैं। बस ओके।